या बातमीचे प्रायोजक आहेत अफजान ज्यूस अँड फालुदा खजूर ज्यूस बासुंदी लस्सी मिळण्याचे सोलापुरातील एकमेव ठिकाण पेंटर चौक बीजापुर वेस्ट सोलापुर। तरह से विरोध हो रहा है। अमित शाह ने टाइम समिट में भी एक चीज कही है कि एक तरह से जो है ये डर फियर मॉन्गरिंग किया जा रहा है और अगर हिम्मत है तो कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज करते इस चीज को। और आज प्रदर्शन भी हो रहे हैं विजयवाड़ा में। सर देखिए, ये अमित शाह से हमारे को सीखना नहीं है, हिम्मत है नहीं है। हिम्मत भारत के 133 करोड़ जनता में थी और रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने जा रहे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, 25 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। आप जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, देखिए बीजेपी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, और लिमिटेशन एक्ट निकालकर, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके, और दूसरा जो कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर का जो प्रोविजन लगाए, ये सब इस बात को बताते हैं कि उनका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज से कब्जेदारोों को निकालना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज के रेवेन्यूज बढ़ाना नहीं है, ना वक्फ का कुछ फायदा करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आरएसएस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत इस बिल को कानून की शक्ल में देना चाह रहे हैं। लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का सपोर्ट नहीं रहेगा, ये बिल तो पास ही नहीं होगा। अब अगर इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल जिसको सरे से कश्मीर से लेके भारत के हर रियासत में, हर प्रदेश में मुसलमानों ने इस बिल का इसको रिजेक्ट किया है, अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से सपोर्ट आप अपनी आंख और दिमाग के ऊपर पर्दा डालकर सपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीन लिया जाएगा। और ये बार बार जो बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, नहीं इसमें कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई एंक्रोचर 12 साल से एंक्रोच करा तो क्या ओनर बन जाता? वो नहीं बनता ना ओनर। वो आप ये बिल में ला रहे हैं कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 12 साल से काबिज है तो उसको एंक्रोचर बनाएंगे, लिमिटेशन एक्ट निकाल रहे हैं आप। हरियाणा, पंजाब में और भारत के कोने कोने में इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसका आप सेक्शन निकाल दिए हैं, ओमिट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप कब्जा कर लेंगे वो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को। तीसरा, जितने भारत में हिंदू धर्म के बोर्ड हैं, क्रिश्चियन धर्म के बोर्ड हैं, सिख गुरुद्वारा के बोर्ड हैं और मुसलमानों का वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म का है, ये उसी धर्म के लोग उसके मेंबर बनते हैं। अब बीजेपी ये बोल रही है कि मुसलमानों के इस वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप नॉन मुस्लिम को? कि आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है? क्या आप बिहार के नीतीश कुमार, बिहार में एंडोमेंट बोर्ड है, वो तो ये कहता है कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर बन सकता, सिख नहीं बन सकता, ना बौद्ध बन सकता है। तो क्या किरण रिजिजू बुद्धिस्ट है, क्या वो मेंबर बन सकते बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में? नहीं बन सकते। किरण रिजिजू का मेंबर बन सकते बोध गया में, क्योंकि वहां पे बुद्धिस्ट और हिंदू लिखा हुआ है। तो ये अच्छा, फिर आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, किरण रिजिजू को बनाएंगे आप? क्या किसी नॉन हिंदू को बना सकते हैं वहां पे तो एम्प्लॉय भी, ऑफिसर जो होता, कमिश्नर, वो तो उसको हिंदू होना चाहिए। तो ये आप इस तरह का प्रोविजन ला रहे हैं। और कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर, कौन है कलेक्टर भाई? कलेक्टर को अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटी कलेक्टर या सीनियर ऑफिसर होगा। आप इस बिल में सेक्शन 3C में बोल रहे कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट का तो कलेक्टर डिसाइड करेगा या सीनियर ऑफिसर। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं कि आप अपने ही केस में जज नहीं हो सकते हैं। आप कैसे जज बना रहे हो उसको? और फिर
इतना पावर आप दे रहे हैं कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर को कि अगर कोई जाकर कंप्लेन कर दे कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे। जब इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे तो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। मजाक है क्या? इंक्वायरी पे प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी और कलेक्टर क्या करेगा? इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और मुकम्मल नहीं करेगा उसको, तो मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी से महरूम हो गया। और ये जो पूरे देश में जो बीजेपी आरएसएस जो एक झूठा प्रचार कर रही है कि हर जगह डिक्लेयर कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी प्रॉपर्टी को ही मैं वक्फ कर सकता हूं और उसका गजट नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी इशू करता है। गजट नोटिफिकेशन जो होता है गवर्नमेंट का होता है, तो गजट नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट इशू करती है। और एक बात समझिए आप, अमित शाह जिक्र करते हैं दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का और बार बार हवाला देते सच्चर कमेटी का बीजेपी वाले इस बिल के ताल्लुक से। उसी सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है और 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ है। आज हम 2025 में आ गए, आप अंदाजा लगा लिए कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो कैसे? अच्छा, दिल्ली वक्फ बोर्ड में उसका गजट है, सब है कि वक्फ प्रॉपर्टी है। दिल्ली की सरकार बोलती है नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? उन प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर बैठेगा, कौन सा कलेक्टर कौन सा सुपीरियर ऑफिसर गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, और वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट। और एक बात समझिए, अभी वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है एमएलए कैटेगरी का, एमपी का, मुतवल्ली का और बार काउंसिल का। आप इलेक्शन को ही खत्म कर दे रहे, क्यों खत्म कर रहे हो? इलेक्शन के खिलाफ क्यों बीजेपी? डिक्टेटरशिप के खिलाफ, मालूम आप डिक्टेटरशिप जाते हैं, इलेक्शन खत्म कर दे रहे। अच्छा, अगर कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, किसको नॉमिनेट करेगी? अपने तमाम जोकरों को। अच्छा, चेयरमैन को हम हटा भी नहीं सकते इस बिल में। मैं भारत की पार्लियामेंट में, भारत की विधानसभा में मैं एक चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को बाई मोशन हटा सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड में बीजेपी बोल रही नहीं आप चेयरमैन को नहीं हटा सकते। अच्छा, फिर हर स्टेट वक्फ बोर्ड, हर एक स्टेट वक्फ बोर्ड में जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है मुतवल्ली की, उसका इनकम का 7% आपको स्टेट वक्फ बोर्ड देना पड़ता, आपने उसको भी कम कर दिया, उसको भी कम कर दिया। आप ये बताइए कि एंक्रोचमेंट्स निकालने बोलते वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा हो रहा है। अच्छा, कब्जा हो रहा है मानते चलिए, तो जब मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था एंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड। बीजेपी ने उस बिल को विड्रॉ क्यों कर लिया? विड्रॉ क्यों कर लिया आपने? अच्छा, आखिरी बात, फिर ये बोलते कि नहीं अमित शाह बोल रहे कि इस वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते। कितना झूठ बोलते हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री रहकर इतना झूठ बोलते हैं। ट्राइब्यूनल है वक्फ ट्राइब्यूनल, भारत के संविधान के सेक्शन थे ट्राइब्यूनल बना। वक्फ का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, ऐसे 14-15 ट्राइब्यूनल देश में काम कर रहे हैं। उसके और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ट्राइब्यूनल्स हैं। उसके जजमेंट के खिलाफ आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं हाईकोर्ट में। अमित शाह झूठ बोल रहे, जा नहीं सकते, रिव्यू पिटीशन डालिए ना। क्या एनजीटी के जजमेंट के खिलाफ नहीं डाल सकते आप? क्या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के खिलाफ नहीं डाल सकते आप? देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अमित शाह। और अभी इस बिल में प्रपोज क्या कर रहे हैं कि वक्फ ट्राइब्यूनल में अभी आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, तो वो चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता है। बिल में अमित शाह क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं कि नहीं हम लोग रिटायर्ड जज को लाएंगे। अबे रिटायर्ड जज किसके कंट्रोल में होगा? फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो सिटिंग है उसको क्यों निकालना चाह रहे हैं आप? आप किसी भी एतबार से वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए ये बीजेपी एनडीए की सरकार ये लुटेरों का काम कर रही है। ये छीनना चाह रहे वक्फ की प्रॉपर्टीज को। सर्वे कमिश्नर है, सर्वे कमिश्नर को क्यों उठा रहे आप लोग? सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। तो ये पूरा का पूरा एक लूटने के लिए, इसको वक्फ अमेंडमेंट नहीं बोलना चाहिए, लुटेरा अमेंडमेंट कानून बोलना चाहिए, लूटने का। देखिए नहीं, देखिए ये चुनाव का इशू नहीं है, ये भारत के संविधान की सॉवरेनिटी का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का इशू है, फंडामेंटल राइट्स का इशू है। आपके पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है और
मोदी बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार के, चिराग पासवान के, चंद्रबाबू नायडू के और जयंत चौधरी के। ये लोग कैसा अपना मुंह लेकर जाएंगे बिहार में, आंध्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में? आप एक गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने जा रहे हैं जो मस्जिदों को छीन लेगा, दरगाहों को छीन लेगा, खानखाहों को छीन लेगा। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज का सेक्शन उड़ा दिया आप। पंजाब, हरियाणा, कई जगह पर उससे रेवेन्यू आता है, तो कहां जाएंगे इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टी? बताइए आप। कोई एक प्रोविजन तो बताइए। आप कोई प्रोविजन बता रहे हैं नहीं, हम वक्फ, अच्छा ये पूरा झूठ बोलते नहीं, जहां पर किसी को डिक्लेयर कर सकते। भाई साहब, जितनी प्रॉपर्टी है वक्फ की, वो हमारे बुजुर्गों के गाढ़े खून की कमाई है और स्टेट गवर्नमेंट उसका गजीट इशू करती है। और आप बोल रहे कि ये कर दिए, वो कर दिए। हाँ, एग्जाम्पल्स होंगे कहीं ना कहीं, उसके लिए ट्राइब्यूनल है, उसके लिए कोर्ट है, डिसाइड करेगा। मगर आप पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाह रहे हैं, आप खत्म ही कर देना चाह रहे हैं। और जो प्रोविजंस हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है, वो वहां पर अच्छे हैं, तो यहां पर बुरे कैसे हो जा रहे हैं? तो वहां पर भी करिए ना आप, चलिए करिए, वहां पर भी चेंज करिए फिर आप। अरे हमारी जूती पे रखते हैं इस तरह के इफ्तार पार्टियों को, जो हमारी मस्जिदों को छीनना चाह रहे, हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनना चाह रहे। देखिए, वक्फ जो है पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं दी उसको। बीजेपी हमारे हिंदू भाई बहनों को भटका रही है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों की है, और जब वक्फ कोई करता है, जैसा हिंदू धर्म में आप दान करते हैं किसी देवी के नाम पर, किसी भगवान के नाम पर, किसी मंदिर को, तो उसका मालिक कौन होता है? देवी और भगवान हो जाते हैं ना, यहां पर अल्लाह होता है। अब बीजेपी क्या बोलती है? नहीं, फिर मुस्लिम महिलाओं का हक मार खा जाएगा। अरे भाई, जब कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को, भारत के संविधान में आर्टिकल 300, प्रॉपर्टी मेरा राइट है, मैं अपने धर्म को दे रहा हूं, किसी देवी के नाम पर, किसी मंदिर के नाम पर, किसी वक्फ के नाम पर दे रहा हूं, उसका मालिक तो अल्लाह हो गया ना। तो उसमें बेटा बेटी का हिस्सा कहां रहा उसमें? और हैरत की बात यह है कि वो बोल रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट नहीं कर सकते। अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो भारत में है, उसमें प्रोविजन है कि मैं ओरल गिफ्ट कर सकता हूं और ये बोल सकता हूं कि भाई मेरे इस बेटे को, बेटी को इतना इतना मिलेगा। मगर बीजेपी क्या करी, एक्ट है मगर मैं ओरल गिफ्ट नहीं कर सकूंगा वक्फ के लिए। अरे भाई, एक्ट है ना, कानून है, तो अप्लाई होना चाहिए। तो इसमें कोई प्रोविजन मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए नहीं। अच्छा, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी कोई फ्रॉडुलेंटली बेच देता था, प्रोविजन क्या था 95 एक्ट में, तो उसको 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल, आप उसको बेलेबल कर दिए, सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए। तो बचाइए कौन सा? मेरा बीजेपी वालों को बोलना है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, और वो भी गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप कोर्ट को जाइए। अरे कोर्ट को क्यों जाएंगे? जब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाएंगे, कोर्ट को जाइए। आप बनाते क्यों सा कानून जो कोर्ट को जाने के लिए कानून बनाते क्या आप? सर, बीजेपी का खाली ये कहना है कि वो डराया जा रहा है और मुस्लिम खतरे में नहीं, बल्कि आपकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में। इतना सब बोलने के बाद भी हम आप सुन ले, इतना एक एग्जाम्पल देके बोला हूं। इतने आपको मैं अभी जो बोला हूं ना, कम से कम 15-20 अमेंडमेंट्स के बारे में बोल दिया हूं मैं आपको। ठीक सर, थैंक यू। आप एक देखिए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन किसी एक वीडियो बनाता है, बोलता है गद्दार बोलता है, आप आसमान सर पे उठा लिए। और वही महाराष्ट्र में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक महाशय ने, महाशय भी बोलना बेकार है, वो अनाप शनाप बकने की कोशिश किए, आप अरेस्ट नहीं करते? माने आपको अगर कोई गद्दार बोलेगा तो आपको तकलीफ हो जाती है। अरे भाई, इस देश में सबसे बड़ा गद्दार वो है जो भारत के संविधान से खिलवाड़ कर रहा है, इनको गद्दार बोलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप गद्दार ही हुए ना। यानी आप पे कोई नाम तो नहीं लिया कुणाल कामरा, मगर आपने ले लिया अपने आप पे, माने आपकी इज्जत बड़ी है। हाँ, और जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहा है, उसका मामला कुछ भी नहीं है। अच्छा, जाके लोग अंदर तोड़ दिए पूरा उस जहां पर उसने वो स्टैंड अप कॉमेडी किया।
नागपुर में इरफान अंसारी एक लड़का है, इटारसी ट्रेन को बैठ रहा था, उसको मार मार के कत्ल कर दिया, उसका मर्डर कर दिए। उनका घर तोड़े फडणवीस, दूसरे दो एक्यूज का घर तोड़ दिए। जो इरफान अंसारी को जो मर्डर करे उनका घर तोड़े आपने? नहीं तोड़ा आपने। कल दरगाह है, दरगाह में चढ़ के 3 दिन पहले संघ परिवार के लोग दरगाह में चढ़ के झंडा निकाल दिए और बोल दिए कि वो दरगाह नहीं थी। कुछ करेंगे उनके बारे में? अरे भाई, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फ्री स्पीच को तो आप खत्म करके रख दिए। आप मुसलमानों को गाली दो, जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके खानदान को गाली दो, मगर हमको कुछ नहीं बोल सकता, हमारा तो उंगली नहीं उठा सकते। क्यों भाई? आप क्या भगवान है? आप कौन है? आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको तो बोला भी नहीं वो, मगर आपने अपने आप पे ले लिया और ये पूरा आपने दिखा दिया कि इस देश में, महाराष्ट्र में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप सबको गाली दे सकते, खास तौर से मुसलमान को, उनकी मस्जिदों को, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, मगर आप रूलिंग पार्टी को कुछ नहीं बोल सकते। आप जैसा बोलेंगे तो हम बुलडोजर भिजा देंगे। ये तो आपका सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है, जो संविधान को कमजोर करेगा। हम सबको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम एक ही लाइटर वेन बोल रहे हैं कि कोई किसी को जबरदस्ती शीर खुरमा ना पिलाए। सोलापुरात गेल्या 25 वर्षापासून फ्रेश ज्यूस मिळण्याचे एकमेव ठिकाण अफजान ज्यूस अँड फालुदा। आमच्या इथे स्पेशल फालुदा, खजूर ज्यूस, स्पेशल बासुंदी, स्पेशल आमरस, त्याचबरोबर स्पेशल मलाई लस्सी मिळेल आणि त्याचप्रमाणे विविध फ्रेश फळाचे थंडगार ज्यूस उपलब्ध। फॅमिलीसाठी खास ज्यूस पिण्याची स्वतंत्र सोय, पार्सलची सुविधा। आता घर बसल्या झोमॅटोवर ऑर्डर करा अफजान ज्यूस अँड फालुदा। तर मग चला ना, अफजान ज्यूस अँड फालुदा येथे एकदा अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता पेंटर चौक, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। कॉन्टॅक्ट 9860804055।